हमारे सामने क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज। क्या कहा जा रहा है? बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अपनी कंडीशंस में चेंज का प्रतिरोध करते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध करते हैं उसका, ठीक है ना, रेजिस्टेंट होते हैं ये। तो ये अपने अंदर जो चेंज होते हैं, अगर एसिडिक हैं तो वो एसिडिक ही बने रहते हैं, एल्कली है, बेसिक है तो वो बेसिक की पीएच वैल्यू बनी रहती है उनकी। बाहर से कोई एसिड या बेस थोड़ी मात्रा में अगर हम थोड़ा सा उसमें कोई वैल्यू एसिड या बेस की डाल देते हैं तो अपने अंदर पीएच वैल्यू चेंज होने का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उसके जो है अपोजिट वर्क करते हैं, चेंज नहीं होने देते हैं, इसलिए इनको बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि इनमें थोड़ी सी जो है क्वांटिटी में एसिड या बेस मिला देने पर बफर सॉल्यूशन में ये अपने अंदर जो है पीएच चेंज होने का जो है विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो इनको जो है बफर सॉल्यूशंस कहते हैं, अपने पीएच वैल्यू को ये बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर फर्स्ट ही होगा, ठीक है ना। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमें बफर सॉल्यूशन समझने से पहले क्या समझना होगा? कॉमन आयन, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो है बफर सॉल्यूशन समझने से पहले कॉमन आयन इफेक्ट समझेंगे, ठीक है ना। ये ज़रूरी है समझना, तो हम बफर सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, यानी इस तरह का कॉमन आयन होगा, ठीक है ना, जिसके प्रभाव से ये इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कोई हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो CH3COOH है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत कम आयनाइज होता है, ठीक है ना। 100 में से इसके 1 या 2 ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयनाइज होते हैं, ठीक है। तो जब किसी इस तरह के जगह, जैसे एसिटिक एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसके सॉल्यूशन में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है हमको जिसमें एक ऐसा ही आयन हो जो कि वीक में भी हो, ठीक है ना। यानी इसी का हमको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए जिसमें एक ऐसा आयन हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मौजूद हो, तो मिलाएं कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, COONA, ठीक है ना। ये हमारा वीक एसिड हो गया, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, और ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो जब किसी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला है जिसमें एक ऐसा आयन हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हो, ये देखिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन हो उसमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला है जिसमें जो है वो ही आयन हो, यानी कॉमन आयन हो गया। ये देखिए जैसा हमने बताया, कॉमन एक ऐसा आयन हो जो कि वीक में भी हो, ठीक है ना। तो हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये पहले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट था एसिटिक एसिड, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कम आयनाइज हो रहा था, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये इसका आयनाइजेशन और कम हो गया, ठीक है ना। इसका आयनाइजेशन ये और घटा देता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कॉमन आयन का इफेक्ट होता है। ये किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले CH3COOH को आयनाइज करेंगे, CH3COO नेगेटिव एसिटेट बन गया ये, और H पॉजिटिव मिला, ठीक। इसी तरह हमारा क्या होगा? CH3COO यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको भी हम जो है यहाँ पर अभी आयनाइज कर देते हैं, ठीक। हम जानते हैं कि जनरली हमारी जो केमिस्ट्री होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके बारे में हमारे पास जानने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने उसके 50 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 50 के 50 आयनाइज हो जाएंगे, हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। HCl 100 लिए, 100 के 100 H पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे देगा वो, 100 H प्लस 100
Cl नेगेटिव, कोई हमें पता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे सामने समस्या प्रॉब्लम जो आती हो किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि वो कितने देगा। यानी जनरली जो हम रूल्स लगाते हैं वो केमिस्ट्री में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही लगाते हैं। तो हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन यानी गुलबर्ग आगे का जो रूल है लॉ ऑफ मास एक्शन वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कैसी, उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं ऊपर चले जाते हैं किस फॉर्म में, एक्टिव मास के फॉर्म में। तो ये एक्टिव मास के फॉर्म में CH3COO नेगेटिव और प्लस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है, एक्टिव मास के फॉर्म में। और नीचे क्या आ जाता है, रिएक्टेंट CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस पर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर एसिटिक एसिड पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम क्या करें, इस सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम एस्टेट CH3COONA जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन में जो थोड़े बहुत पहले ही कम आयनित होता है वीक, तो CH3COO नेगेटिव सॉल्यूशन में बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये 100% जो है आयनाइज होता है, यानी सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव यानी ये बहुत सारे बढ़ जाएंगे। कि अगर यहाँ पर CH3COO नेगेटिव अगर सॉल्यूशन में बढ़ गए हैं तो क्या होगा, Kc की वैल्यू, क्योंकि Kc इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो Kc की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो Kc की तो एक कांस्टेंट है, Kc की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो Kc की वैल्यू हमको वापस वहीं पर लाना है। Kc की वैल्यू बढ़ी तो इसके इन्वर्स में क्या है, CH3COOH है, ये क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। Kc = 1/CH3COOH, तो ये बढ़ा तो CH3COOH की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स है तो इसके बढ़ने पर ये जो है कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि Kc की वैल्यू वापस अगर हमें लाना है इक्विलिब्रियम, फिर से हमको इस्टेब्लिश करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ठीक है हम CH3COO नेगेटिव की वैल्यू को घटाएं, इसको हम कम कर दें क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये घट जाएगा, या H पॉजिटिव की वैल्यू हम कम कर दें, इसको हम घटा दें सॉल्यूशन से, तब भी जो है Kc की वैल्यू कम हो सकती है, या CH3COOH को हम बढ़ा दें, CH3COOH की वैल्यू को हम बढ़ा दें तो Kc जो है कम हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है, कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब CH3COO नेगेटिव सॉल्यूशन से जो है चले जाएं, हट जाएं, H पॉजिटिव भी हट जाए या CH3COOH बढ़ जाए। तो ये तभी हो सकता है जब रिएक्शन कैसी चलने लगे, बैकवर्ड चलने से CH3COO नेगेटिव कम हो जाएगा, H+ कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, CH3COOH। हमारी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही, ऊपर के जो है ये दोनों घटना चाहिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बैकवर्ड चले जा रहे हैं, और ये हमको बढ़ाना है CH3COOH, तो ये दोनों रिएक्शन करके ये बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेट हो रही, जिससे Kc की वैल्यू वापस उसी पोजीशन पर आ जा रही है। तो इस वजह से कॉमन आयन से क्या हुआ, पहले ही CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से बहुत कम जो है सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन दे रहा था, लेकिन जैसी कॉमन आयन हमने डाला तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव बहुत सारे हो गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन था। जैसे ये बढ़ा Kc की वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है, इसके बढ़ने से CH3COOH की वैल्यू जो है कम हो गई, ये इसके इन्वर्स है। तो हमने क्या करा, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव को कम किया, यानी ये आपस में वापस रिएक्ट करने लगेंगे, CH3COO नेगेटिव H+, तो ये ख़त्म हो जाएंगे आपस में रिएक्शन करके, और जो CH3COOH जो हमको बढ़ाना था जिससे Kc जो है कम हो, तो ये भी बना, यानी ये बढ़ गया, तो हमारी दोनों समस्या हल हो गई और Kc अपनी वापस पूर्व कंडीशन में पहुंच गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि इसका CH3COOH का आयनाइजेशन और कम हो गया, ये वापस इसने CH3COOH बना दिया, जो थोड़े बहुत आयन्स मिले थे बैकवर्ड रिएक्शन चलने से वापस CH3COOH बन गया।
ठीक है ना, यानी ये आयनाइज होने के बजाय बैकवर्ड रिएक्शन चल के वापस CH3 बन गया। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि दुर्बल जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका आयनाइजेशन और कम हो जाता है। ठीक है, अब हम हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वो देखते हैं, इस बेसिस पे कैसे हल होगा। अब यहाँ हम हमारे मेन क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। ठीक है ना, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जैसा कि जो आंसर में है कि इस सॉल्यूशन में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस की मिला देने पर इसकी pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सोच रहे हैं एसिड डाला तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, हम सोच रहे हैं हमने बेस डाला, NaOH डाल दिया तो सॉल्यूशन जो है थोड़ा बेसिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सॉल्यूशन क्या होता है, अपने pH वैल्यू में चेंज का विरोध करता है, इसका जो है अपोज करता है। ठीक है ना, यानी इसकी जो एसिडिटी बेसिसिटी जो होती है वो रिजर्व्ड रहती है, चेंज नहीं होती। तो हम देखते हैं बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एसिडिक बफर, ठीक है ना, एक होता है एसिड बफर। बफर यानी जो है प्रतिरोध करने वाला, ठीक है ना, रेजिस्टेंस रखने वाला, ठीक है ना। और एक होता है हमारा बेसिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर और एक हमारा बेसिक बफर, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखें कि जो ये एसिडिक बफर है तो एसिड बफर में जो एसिड है उसको वीक रखें, वीक एसिड रखें, ठीक है ना। जो भी कॉमन एन इफेक्ट अभी हमने देखा कि एक जो है सॉल्यूशन में हमने देखा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, एक स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी ये बताया नहीं था एसिड था कि बेस था। लेकिन अगर एसिडिक बफर की बात चले तो एसिडिक बफर नाम है तो वहाँ पर वीक एसिड होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो इसी का जो बेस मिलाएंगे कॉमन आयन वाला वो जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह बेसिक बफर फिर नाम, तो जो नाम है बेसिक बफर यानी हमको जो है बेस लेना है वीक और इसके साथ जो मिलाना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाना है। यानी इस वीक एसिड में जो हम मिलाएंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस कॉमन आयन वाला, क्योंकि हमको कॉमन आयन इसीलिए हमने वहाँ पर जो है पहले क्लियर किया। ये वीक बेस है तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग एसिड इसके कॉम्बिनेशन में हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो देखें किस तरह से, पहले हम एसिडिक बफर की बात करें तो जो एसिडिक बफर होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एसिडिक बफर यानी वीक एसिड लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं, वही हमारा एग्जाम्पल सेम हो जाता है। और इसी का स्ट्रॉन्ग बेस यानी हम सोडियम एसिटेट ले लेते हैं। अब आपको ये पूरी कॉमन एन इफेक्ट पूरा गोल्डबर्ग लॉ ऑफ मास एक्शन से क्लियर है, क्या होगा यहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारा एसिडिक बफर है तो हम देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है वीक एसिड और इसी का स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ी सी मात्रा में HCl एसिड या और NaOH डाल दें तो इसके pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। pH वैल्यू जो है अनचेंज्ड रहती है। किस तरह से होती है आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम कॉमन आयन में देख चुके हैं, पूरा वही इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट होगा और क्या होगा, CH3COOH का आयनाइजेशन और कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में H+ बहुत कम थे, सोडियम एसिटेट मिलाने पर और कम जो है CH3COOH बन गया, बैकवर्ड रिएक्शन चल रही थी तो और सॉल्यूशन में H+ कम हो गई। यानी सॉल्यूशन कैसा रहा, वीक एसिड, ठीक है ना। कैसा रहता है, वीक एसिडिक रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन में H+ बहुत कम मात्रा में होते, क्वांटिटी में होते, बैकवर्ड रिएक्शन में ये एस्टेट से रिएक्शन करके वापस एसिटिक एसिड बना लेते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास वीक एसिड जो है सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में। अब हम क्या करें, ये जो वीक एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर हम बाहर से क्या करें, थोड़ा सा HCl मिला दें, ठीक। मेन हमारा जो क्वेश्चन का आंसर वो अब आ रहा है, ठीक है ना, कि इस बफर सॉल्यूशन में जो कि क्या है एसिडिक बफर है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर हम क्या डाल दें
HCl डाल दें, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हम एक बूंद भी डाल दें, थोड़ी सी मात्रा डाल दें, तो क्या होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो ये क्या होता है, पूरा के पूरा आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। यानी जैसे हमने HCl मिलाया सॉल्यूशन में एसिडिक बफर में, तो सॉल्यूशन में H+ आयंस की जो है मात्रा, क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, हम लास्ट ऑफ मास एक्शन फिर से लगाएं, देखें क्या होगा सॉल्यूशन में। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हमने वीक एसिड पर अप्लाई किया था। ठीक, क्या होगा, वहाँ पर कॉमन आयन में एसीटेट ये बढ़ रहा था, तो जो है पूरा आयनाइजेशन कम हो जा रहा था वीक एसिड का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl मिलाने से H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में बहुत सारे हो जाएंगे। ये बढ़े, वही हमारी Kc की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। सेम वही सारा मामला होगा, सारी रिएक्शन में वही Kc की वैल्यू वापस वहीं आना चाहिए। तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन में फिर ये एसीटेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और जो है क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड और बना लेंगे। ठीक है ना, एसिटिक एसिड और बना लेंगे। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, जो कि बहुत कम आयनाइज होता है। यानी सॉल्यूशन में बहुत सारे एसिटिक एसिड बन गए, जो कि वीक होने की वजह से अब आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, आयनाइज नहीं होंगे तो सॉल्यूशन फिर वीक एसिड का एसिड ही रहा। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में ये तो बन गया। ठीक है ना, क्योंकि ये H+ सॉल्यूशन में Kc की वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ी, तो CH3 की वैल्यू कम हो गई। इसके बढ़ने से ये इसके इन्वर्स है। वही वाली Kc की वैल्यू सेम रहने के लिए इसका बढ़ना ज़रूरी है और इनका ऊपर वाले इन दोनों का घटना ज़रूरी है। फिर रिएक्शन करके CH3 बना लेंगे। CH3 ऐसे भी वीक एसिड होता है, ये सॉल्यूशन में फिर आयनाइज नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन में H+ नहीं आ पाएंगे, यानी वीक एसिड का वीक एसिड ही बना रहेगा। कोई pH मान में ऐसा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने एसिडिक बफर के लिए देखा, आंसर हमें मिल चुका है, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह एसिडिक बफर में अगर हम NaOH मिला के देखें, NaOH को जो है थोड़ी सी मात्रा में, यानी एक बूंद अगर हम मिलाएं तो NaOH क्या होता है, इसे भी हम देख लें। जब HCl हमने एसिड बफर में मिलाया तो क्या हुआ, और थोड़ी मात्रा में जो है NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला के देख लें, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन में जो है पूरा आयनाइज होकर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव दे देगा। ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका हम देखते हैं। जो एसिडिक बफर पर लॉ ऑफ मास एक्शन हम देखें, हमारा वीक जो है इलेक्ट्रोलाइट पर रखता है, एसिडिक बफर है यानी वीक एसिड होगा। तो हमारा CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, CH3COOH। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो इससे जो हमें मिला है OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, CH3COOH के H पॉजिटिव से रिएक्ट करके और क्या बना देगा, H2O बना लेगा। और हम जानते हैं H2O जो है बहुत कम स्लाइटली आयनाइज होता है, बहुत कम आयनित होता है, अल्पा आयनित होता है, आयनाइज होता है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ आयंस की क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि OH नेगेटिव ने H+ पॉजिटिव से रिएक्ट कर लिया, H2O बना दिया। ये आयनित बहुत कम होता है तो सॉल्यूशन में OH पॉजिटिव मिलेंगे, यानी ये क्या हो गया, इसकी कमी हो गई। इसकी कमी होते से वही हमारा क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल Kc है। तो ये जो कांस्टेंट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कम हुआ तो Kc की वैल्यू भी कम हो जाएगी। Kc की वैल्यू कम हो गई तो इसके इन्वर्स क्या है, CH3OH, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमें Kc चूँकि इक्विलिब्रियम को वापस इस्टेब्लिश करना होता है, सॉल्यूशन खुद चाहता है कि हमारा इक्विलिब्रियम उसका फिर से इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करना चाहेगा, इसकी वैल्यू जो कम हो गई है इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जो है Kc की वैल्यू कम करने के लिए CH3COOH को जो है, ठीक है ना, Kc की वैल्यू को वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए, उसी पोजीशन पे लाने के लिए, यानी Kc की वैल्यू बढ़ाने के लिए CH3COOH अपने आप को कम करना चाहेगा, यानी CH3COOH को सॉल्यूशन कम करना चाहेगा।
और किसको, इनको बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि H+ सॉल्यूशन में कम हुआ, ये भी बढ़ना चाहिए, तो Kc लेवल में आएगा। CH3 भी बढ़ना चाहिए तो Kc लेवल में आएगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव के कम होने से ये कम हो चुका है। तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, यानी ये कम हो गया जो हम चाहते थे। अभी लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने देखा कि ये कम होना चाहिए, तो ये कम हो गया और ये यहाँ से टूट के वापस आयनाइज हो गया, तो सॉल्यूशन में से ये कम हुआ और ये बढ़ना चाहिए, तो सॉल्यूशन में ये बढ़ गई। ये बढ़ने से Kc की वैल्यू फिर सेट हो जाएगी, और जैसे ही आयनाइज हुआ है तो सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट करके कम हुए थे, जो वाटर बन गया था NaOH के स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाने से, और इसके रिएक्शन के वापस फॉरवर्ड कंडीशन में फॉरवर्ड चलने से क्या होगा, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस फिर आ गए, यानी जो pH की वैल्यू थी, ठीक है ना, H+ आयंस वापस उतने के उतने हो गए, यानी pH वैल्यू वापस वहीं के वहीं। बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर वही बात, जो नाम है बफर का बेसिक बफर, तो हमको बेस को क्या लेना पड़ेगा, वीक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, NH4OH, कोई कॉमन आयन इफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, तो इसी का जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, यानी NH4Cl ले लेंगे। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट इस पर हम लगा देंगे। ठीक है, वीक पर हम लगा देंगे Kc इज इक्वल टू, ये आयनाइज होगा, किस तरह से होगा, NH4OH को NH4OH, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, गुलबर्ग वागे हम यहाँ लगा देते हैं इसके ऊपर, सेम कंडीशन, Kc ऊपर NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और नीचे जो है NH4OH। ठीक है, सॉल्यूशन में हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये बहुत ढेर सारे NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देंगे, वही कंडीशन होगी, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, NH4 पॉजिटिव सॉल्यूशन में बहुत सारे हो जाएंगे, ये बढ़ने से Kc बढ़ जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगी। अब ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, यानी ये जो वीक है जो है NH4OH, इसमें रिटर्न रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी, किस तरफ चलने लगेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी, और ये जो है NH4OH वापस बन जाएगा। ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन में पहले वीक था, OH नेगेटिव कम थे, और कॉमन आयन की वजह से इसका आयनाइजेशन और कम हो जाता है, तो NH4OH वापस बना लेगा, सॉल्यूशन में ये कम हो गए, OH नेगेटिव सॉल्यूशन में कम हो गए। ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास है। अब इस बफर सॉल्यूशन में अब हमारा जो आंसर है वो फिर आ रहा है कि इस बफर सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस जो मिला देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में NaOH डाल दें, ठीक है, तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ढेर सारे पूरे 100% आयनाइज होगा सॉल्यूशन में, पूरा ये आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक बूंद ये डाला तो सॉल्यूशन में हमारे पास ढेर सारे NH4 पॉजिटिव है, क्योंकि क्या हमारा वीक था कौन सा, NH4OH, इससे मिलेगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, जो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% होता है, तो सॉल्यूशन में इसकी वजह से ढेर सारे NH4 पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, सॉरी Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर ये NaOH डाला, स्ट्रॉन्ग है, एक बूंद डाला, तो इसमें से क्या निकलेंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव क्या करेंगे, ये ढेर सारे सॉल्यूशन में जो NH4 पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये ढेर सारे होंगे, इससे क्रिया करके फिर ये वीक NH4OH बना देंगे, और वीक NH4OH बना है, यानी सॉल्यूशन में ये कम आयनित होता है। वीक जो होता है क्या होता है, ये कम आयनाइज होता है, यानी सॉल्यूशन में बहुत कम NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आयनाइज होकर देगा, यानी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की जो है जो संख्या होगी, नंबर्स होंगे, वो फिर कम होंगे, यानी ये वीक बेस बना रहेगा, यानी बेसिक बफर के
पीएच वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई NH डाला, ढेर सारे OH नेगेटिव बन गए तो सॉल्यूशन जो है बेसिक हो जाएगा। नहीं, ये OH नेगेटिव, ये NH4Cl जो स्ट्रॉन्ग है, इसके जो ढेर सारे NH4 पॉजिटिव है उससे रिएक्शन के ये वीक वाला NH4OH बना देगा, जो कि वीक है तो बहुत कम आयनित रहेगा, बहुत कम आयनाइज होगा, यानी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी NaOH स्ट्रॉन्ग जो है बेस मिलाने पर इसके पीएच वैल्यू में जो है सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में, किसके सॉल्यूशन के, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है ना, बेसिक बफर के सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट, पीएच वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर जो ए है वो एसिडिक बफर या बेसिक बफर जो दोनों के लिए पूछा है वो होगा। अभी हम यहाँ पर एक कंडीशन और देख लें। जैसे हमने बेसिक बफर में NaOH मिलाया तो पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, अनचेंज्ड रहा। उसी तरह अगर मान लो हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं बेसिक बफर में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक बूंद मिलाने पर थोड़ी मात्रा में क्या होगा, HCl जैसी हमने मिलाया तो ये आयनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से क्या करेगा, ये 100% H पॉजिटिव और C नेगेटिव दे देगा, यानी सॉल्यूशन में ढेर सारे H पॉजिटिव और C नेगेटिव आ जाएंगे। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो है वीक जो बेस है उसका हम बुलबर्ग लॉ ऑफ मास एक्शन NH4 पॉजिटिव ये अप्लाई करते हैं, है ना। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पर बफर, बेसिक बफर पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम स्ट्रॉन्ग जो है इसको भी मिला के देख लें HCl को। ठीक है, तो यहाँ पर NH4OH, तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग HCl प्रबल अम्ल मिलाया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ने क्या करा, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट थे क्या थे, OH नेगेटिव आयन, उनसे इसने जो है रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि H2O वीक होता है, ठीक है ना, बहुत कम आयनित होता है, यानी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, नंबर्स कम हो गए इसके। ठीक है ना, तो ये कम होने से क्या हुआ, इसके प्रोपोर्शनल है Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, Kc की वैल्यू कम हो गई, यानी हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। इसके कम होने से इसके इन्वर्स क्या है, NH4OH, तो ये बढ़ गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी हमको Kc की वैल्यू वापस वहीं लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू जो है NH4OH की वैल्यू कम करना होगी, और या तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू बढ़ाना होगी, जहाँ थे वहीं पर पहुँचाना पड़ेगा, यानी OH नेगेटिव वापस हमें लाना होगा या सॉल्यूशन को लाना होगा। तो NH4OH कम होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू वापस बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, जो है रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगी, यानी सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव फिर आ जाएंगे, यानी जो HCl मिलाने से H प्लस ने OH नेगेटिव से रिएक्ट करके जो है स्लाइटली आयनाइज्ड H2O बना लिया था, सॉल्यूशन में से OH नेगेटिव कम होकर पीएच चेंज हो गया था, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वापस जो है इक्विलिब्रियम ने खुद ब खुद क्या किया, NH4OH को तोड़ना शुरू कर दिया, NH4OH को, और सॉल्यूशन में वापस OH नेगेटिव उतने ही वापस ला दिए, यानी पीएच वैल्यू वापस वैसी की वैसी हो गई। और किस रूल से, अभी हमने देखा, हमारे इस कॉमन आयन इफेक्ट के रूल से ये सब हुआ। ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम यानी जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू वापस सेट करने के लिए NH4OH सॉल्यूशन में फिर आयनाइज हो गए, और सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव यहाँ से गए थे वो वापस सॉल्यूशन वैसे के वैसे उतने के उतने आ गए, यानी पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहा या अनचेंज्ड रहा। तो बफर सॉल्यूशन का ध्यान रखें, चाहे एसिडिक बफर हो उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला देने पर क्या होगा अब आप बता सकते हैं, और जो बेसिक बफर है उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में जो है अगर हम अम्ल या क्षार, एसिड और बेस अगर मिला दें तो इसका जो है पीएच वैल्यू रिजर्व्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।